राष्ट्रपति का इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता है। इस बात को हम लोगों ने देख लिया। चूंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता है, तो अप्रत्यक्ष में वह पद्धति होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। और इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का एक सब सिस्टम है जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम या एसटी भी कहते हैं। हम यह जान गए हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। क्यों होता है हम लोगों ने देख लिया है। अब राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है तो इनडायरेक्ट मेथड कई थे, हियर सिस्टम, लेस सिस्टम, पीआर सिस्टम, कई प्रकार के सेकंड बैलेट सिस्टम, कई प्रकार के सिस्टम हैं। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है जो अप्रत्यक्ष होता है, और अप्रत्यक्ष में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मेथड यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पीआर मेथड को अपनाया जाता है। पीआर मेथड का एक सब मेथड एस टी भी यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। अब पीआर मेथड क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है? एक ऐसी निर्वाचन की अप्रत्यक्ष प्रणाली जिसमें जीतने के लिए 50% प्लस की आवश्यकता होती है, उसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की एक महत्वपूर्ण प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मेथड होता है। यह एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी भी प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए आधे से अधिक मत मूल्य को, वोट वैल्यू को प्राप्त करना होता है। इस पीआर मेथड में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मेथड में वोटों को, मत को काउंट नहीं किया जाता, गिना नहीं जाता है, वेट किया जाता है, तौला जाता है। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की अप्रत्यक्ष पद्धति में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें मतों को गिना नहीं, तौला जाता है, तथा इसमें उसी आदमी को, उसी प्रत्याशी को विजयी घोषित क्लियर किया जाता है जो आधे से अधिक मत मूल्य को, वोट वैल्यू को प्राप्त करता है। तथा पीआर मेथड एक ऐसी मेथड है जिसके अंतर्गत मत मूल्य को आधे से अधिक वोट वैल्यू को प्राप्त करने के लिए वोट ऑफ प्रेफरेंस दिया जाता है, और उस प्रेफरेंस को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। इसी को जो पीआर का सब सिस्टम है उसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एसटी भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व
पीआर मेथड का एक सब मेथड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। एक ऐसी वोट सिस्टम जहां मतदाता जितने भी प्रत्याशी हैं उन सभी प्रत्याशियों को मत देता है। समान चुनाव के जैसा लोकसभा और विधानसभा में जो चुनाव होते हैं उसके जैसा किसी एक प्रत्याशी को अपना मत नहीं देता, बल्कि इसमें जो मतदाता होता है उसमें जितने प्रत्याशी हैं वो अपनी पसंद की मत देता है। पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, चौथी पसंद या पांचवी पसंद। 7 आदमी होंगे तो 7वीं पसंद देगा। तो एसटी भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एक ऐसी उप पद्धति है जिसके कारण ही पीआर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली व्यवहारिक होता है। इसके अंतर्गत मतदाता किसी एक प्रत्याशी को नहीं, सभी प्रत्याशियों को, लेकिन सभी प्रत्याशियों को अपने पसंद की मत देते हैं तथा उनके पसंद के मत को पीआर को पूरा करने के लिए, आधे से अधिक मत मूल्य को प्राप्त करने के लिए विशेष संदर्भ में उसे ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसे ही पद्धति को, ऐसे ही कंसेप्ट को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आप यह समझ गए कि हम लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन करने चल रहे हैं। हम लोग यह देख लिए कि इसका डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट के अंतर्गत कई पद्धतियां हैं जिसमें हमने पीआर यानी रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मेथड यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व को हम लोगों ने अपनाया है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत ही एक उप पद्धति के रूप में एकल संक्रमणीय मत पद्धति सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम आता है। वास्तव में पीआर प्लस एसटीवी को जोड़कर बोला जाना चाहिए और दोनों को जोड़कर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत अनुपातिक सह एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है, जिसके अंतर्गत किसी को विजयी घोषित करने के लिए अनुपात से अधिक यानी 100 है, उसका अनुपात होगा 50-50 और 50% प्लस होनी चाहिए और उसमें प्रतिभागी को, जो प्रत्याशी हैं, उनको मतदाता सबको वोट देंगे, अपनी पसंद को वोट देंगे और उस पसंद को वोट को पूरा करने के लिए पीआर अनुपातिक आधे से अधिक लाने के लिए विशेष संदर्भ में सबसे कम वाले को असफल कराया जाता है। फिर गणना होती है दूसरी, उससे भी नहीं होगा तो फिर बाद वाले को असफल घोषित करके उनके पसंद के मत को वोट प्रेफरेंस ऑफ वोट वैल्यू को दूसरे में ट्रांसफर करके फिर गणना की जाती है जब तक पीआर 50% प्लस 1 नहीं आता। और इस रूप में जो चुनाव होता है, ऐसे ही चुनाव को पीआर प्लस एसटी भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत मतों को गिना नहीं तौला जाता है। यह समझ गए आप। अब चलिए, अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए होते हैं। मैंने कहा कि एमपी तो राज्यसभा का भी होगा और लोकसभा में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। राज्यसभा में मनोनयन जो है, नॉमिनेशन 12 का होता है और लोकसभा में पहले प्रोविजन था कि 2 आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन का हो सकता था। और विधानसभा में, यहां राज्य में जो स्टेट लेजिस्लेचर होंगी उसमें विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल हो सकती है, सभी राज्यों में नहीं है। पढ़ेंगे हम लोग विधान परिषद। विधानसभा के मेंबर को ही एमएलए कहते हैं और विधान परिषद के मेंबर को एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले नहीं रहेंगे और एमएलए रहेंगे,
लेकिन पहले क्या था कि इसमें भी राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा एक एंग्लो इंडियन का गवर्नर अपॉइंटमेंट कर सकता था। लेकिन आप यह जानते हैं कि अब इसे हटा दिया गया है, इसलिए यहां से हटा दिया गया है। तो यह ई नहीं लिखना है, अब खाली एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लिखेंगे। यहां पर लोकसभा से भी यह आंग्ल वाली बात को हटा दिया गया, लेकिन राज्यसभा में तो है ना। तो खाली अगर हम लोग इसको न लिखते इलेक्टेड, तो राज्यसभा के भी और 12 आ जाते। 12 को नहीं रखना था हमको, इसीलिए अब हम लोग कहेंगे कि अनुच्छेद 54 में एक इलेक्टोरल कॉलेज है, निर्वाचक मंडल है, और निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सांसद होते हैं, लेकिन सभी सांसद नहीं रहते, मनोनीत नहीं रहते, इलेक्टेड रहते हैं। इसलिए ईएमपी, और अब तो एमएलए जो भी होंगे, चूंकि लेजिस्लेटिव असेंबली में मनोनयन पत्र समाप्त कर दिया, इसलिए अब यहां प्रश्न उठेगा कि सर यह 12 को क्यों छांटा गया, एमएलसी को क्यों छांट दिया गया। ये बाकी तो रहेगा, अब लोकसभा में है या नहीं, विधानसभा इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो आखिर कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, खेल, मानव जीवन के इन प्रमुख क्षेत्रों में जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति है, उनका राष्ट्रपति द्वारा 12 इन ख्याति प्राप्त लोगों का राज्यसभा में मनोनयन किया जाता है। वे लोग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त और उच्च होते हैं, इसलिए उनकी बुद्धिमत्ता भी उच्च होती है, उनमें संकीर्णता लगभग नहीं देखी जाती। ऐसे लोगों को अगर रखा गया है तो राष्ट्रपति के चुनाव में रहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं रखा गया है। एंग्लो इंडियन लोकसभा में होते थे, उनको भी नहीं रखा गया था पहले, या एमएलए को नहीं रखा गया था, या अभी एमएलसी को नहीं रखा गया है। तो आप लोगों के सामने यह प्रश्न है बेटा, मैंने कल भी बताया था कि यह मजा तभी आएगा जब थोड़ा आप लोग पढ़े होंगे और क्वेरी करके पढ़ा जाएगा। तो आप बताइए कि 12 जो मनोनीत है उसको छांटने का, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं रखा जाएगा। लेकिन जब हम लोग राष्ट्रपति का महाभियोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 61 में, तो उसमें जो है सभी एमपी रहेंगे, चाहे वह नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो। जबकि नेचुरल जस्टिस कहता है कि जिसने दिया है, जिसने चुना है, उसी को हटाने का अधिकार होगा। यह 12 सदस्य जो मनोनीत हैं, वे मनोनीत सदस्यों को हटाने का अधिकार है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 61 में इंपीचमेंट का प्रोविजन हम लोग देखेंगे। 61 में हम लोग देखेंगे तो वहां हटाने का अधिकार है, लेकिन उनको चयन करना अनुच्छेद 54 में नहीं रखा गया है। तो आखिर क्यों मनोनयन वाले लोगों को नहीं रखा गया है, क्यों एमएलसी को नहीं रखा गया है, या कल तक क्यों जो नॉमिनेटेड एमएलए थे या लोकसभा में नॉमिनेटेड एमपी थे एंग्लो इंडियन, उनको नहीं रखा गया था। प्रश्न का जवाब दीजिए, तब भी हम आगे बढ़ेंगे। श्वेता, अंजिता और बाकी लोग भी हैं, वो जवाब दें जल्दी बेटा, नहीं तो बोल दीजिए कि नहीं पास, आगे बढ़िए, तो हम आगे बढ़ जाएंगे जवाब देकर। चूंकि मजा आएगा तब, चूंकि यह जब तक आपसे डिस्कशन नहीं होंगी इस चीज को बेहतर रूप में नहीं समझा जा सकता है। अंजिता, इलेक्टोरल कॉलेज ने राष्ट्रपति को चुनने के लिए अनुच्छेद 54 के अंतर्गत बनाया गया है
उसमें जो नॉमिनेटेड 12 मेंबर राज्यसभा में हैं या एमएलसी जो हैं या जो कल तक नॉमिनेटेड एमएलए या एमपी ऑफ लोकसभा हुआ करते थे एंग्लो इंडियन, उन लोगों को इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं रखा गया था। क्यों? पक्षपात को लेकर। चलिए, ये भी बात हुई पक्षपात को लेकर। और बेटा, पक्षपात तो है, पक्षपात तो इन लोगों को भी हो सकता है। उसके पहले एक बातें आनी चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटी, जो पहले मैंने कई बार बताया है, अभी शुरू में ही मैंने बताया है। नहीं आ रही है? बोले। चलिए, चूंकि भारत में गणतंत्र है और आपने कहा कि गणतंत्र के लिए खासियत है कि हेड ऑफ द नेशन मस्ट बी इलेक्टेड बाय पीपल, और यह मनोनीत लोगों से इलेक्टेड बाय पीपल का बोध नहीं हो रहा था। यह गणतंत्र को सूट नहीं कर रहा था, रिपब्लिकन सिस्टम को सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि रिपब्लिकन सिस्टम कहती है कि हेड ऑफ द नेशन मस्ट बी इलेक्टेड बाय पीपल। तो यह जो मनोनीत है उसे इलेक्टेड बाय पीपल यानी गणतंत्र का बोध नहीं हो रहा था, इसीलिए उन लोगों को नहीं रखा गया। ठीक है, अब समझ गए। अपक्षपात उतना 12 लोग कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में ख्याति प्राप्त लोग हैं, तो उनसे हो सकता है पक्षपात, लेकिन प्राथमिक तौर पर उनसे पक्षपात की अपेक्षा नहीं की जाएंगी। पक्षपात भी हो सकता है क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा होता है, और राष्ट्रपति द्वितीय टर्म के लिए अनुच्छेद 57 में उसका निर्वाचन हो सकता है, और जिन लोगों को करेगा वह फिर वोट देंगे। पक्षपात भी हो सकता है, लेकिन बेटा पक्षपात कहने से पहले हम लोगों को पहले बोलना चाहिए था कि भारत में गणतंत्र है, और गणतंत्र की यह खासियत है कि राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है और मनोनीत सदस्यों से जनता द्वारा चुनने का बोध नहीं होता है, इसलिए उनको अलग किया गया। और दूसरा कारण यह भी है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 57 के अंतर्गत पुनः आ सकता था, पुनः निर्वाचित हो जाता, तो पहले निर्वाचन में 12 लोगों को या उनको करता तो उनका पक्षपात भी वोट मत प्राप्त कर सकता था। इसे बचने के लिए भी ऐसा किया गया, लेकिन पहली कारण जो मैंने बताया कि गणतंत्र के अनुसार उनको अलग किया गया। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। सभी राज्यों में एमएलसी है, ये नहीं है, और यह पब्लिक ने चुना। एमएलसी में तो और 6 प्रकार के मेंबर होंगे। कुछ ऐसे पब्लिक ने चुना अपने पंचायत वाले मेंबर को, लोकल बॉडीज को, लोकल रिप्रेजेंटेटिव को। लोकल रिप्रेजेंटेटिव ने 1/6 यहां चुना, 1/3, और यह दे तो इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट होगा। और सभी राज्यों में विधान परिषद है भी नहीं, क्योंकि विधान परिषद का अस्तित्व विधानसभा की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे, 169 में हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद 169 में जो विधान परिषद है उसको समाप्त करना या गठित करने का अधिकार विधानसभा की इच्छा पर है, और बाद में उसकी संसद की स्वीकृति होंगी। तो सभी राज्यों में है नहीं, इसलिए पक्षपात हो जाता। किसी राज्य, जहां राज्य का है उसको ज्यादा मत मिल जाता, और इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट होता है। अधिकाधिक मेंबर नॉमिनेट 1/6 मेंबर, लगभग 1/6 मेंबर मस्ट बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर इज काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उस प्रकार के लोग आते हैं जो डायरेक्ट जनता द्वारा भी आते हैं। तो जनता ने प्रतिनिधि पंचायत के लिए चुना, पंचायतों ने प्रतिनिधि चुना, इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इसलिए सही नहीं था, इसलिए उसको नहीं रखते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज वाली बात समझ गए? ओके। अनुच्छेद 55 में जाएंगे, प्रोसीडिंग है, लेकिन उसके पहले कुछ कंडीशन बताते हैं। अनुच्छेद 58 जो है राष्ट्रपति की योग्यता की बात करता है। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष क्यों? पंचायत में 21 वर्ष का आदमी जीत सकता है मुखिया, 25 वर्ष का आदमी एमएलए
एमपी बन सकता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है। 30 वर्ष का आदमी एमपी राज्यसभा जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की एज रखा गया है। 35 वर्ष। एक तो मानना होगा यूनिवर्सल, बायोलॉजिकली भी यह ट्रूथ है कि व्यक्ति में गार्जियनशिप तब आती है जो एक उम्र में भी, अगर किसी परिवार का मुखिया 21 वर्ष के नौजवान को बना दिया जाएगा और बूढ़े और बाकी परिपक्व सब लोग रहेंगे, और 21 वर्ष का कोई लड़का अगर परिवार में मुखिया हो जाएगा तो उस परिवार की जो मर्यादाएं हैं वह अतिक्रमित होंगी और परिवार सही ढंग से नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग भी हैं, कभी कभी कोई लोग ऐसा कहता है कि बहुत तेज लड़का है, बीए में पढ़ता है, पूरा परिवार को चलाता है, दादाजी उसके पिताजी हैं, लेकिन वैसे वह परिवार का जब मुखिया होगा, हेड होगा, तो कई जगह ऐसा निर्णय लेगा जो निर्णय परफेक्ट नहीं होगा। कई जगह वह ऐसा निर्णय लेगा जो निर्णय परफेक्ट नहीं होगा फैमिली के लिए। कहीं ना कहीं नेतृत्व सर्वोच्च उम्र वाले को देनी चाहिए। अनुभव भी होनी चाहिए, योग्यता भी होनी चाहिए, स्किल भी होनी चाहिए, लीडरशिप वाली डिफरेंट टाइप की क्वालिटी भी होनी चाहिए, लेकिन उम्र से भी परिपक्वता आती है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। और अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष दिया गया था। इन सबको देखते हुए 35 वर्ष रखा गया, भारतीय रखा गया। और भारतीय में प्रधानमंत्री जब पढ़ाएंगे तो क्लियर करेंगे, राष्ट्रपति को लेकर नहीं, चूंकि इंडियन बाय बर्थ, वी आर बाय बर्थ इंडियन, लेकिन सोनिया गांधी इज इंडियन बट नॉट बाय बर्थ, बाय इंडियनाइजेशन। जो नागरिकता पढ़ाए हैं हम, सेकेंड जब नागरिकता पढ़ा रहे थे उस समय इस सब बातों को बोला है मैंने, वहां देख लीजिएगा आप लोग। तो कहिएगा कि ऐसा संविधान में विभेद नहीं किया गया है, लेकिन गणतंत्र में हेड ऑफ द नेशन इंडियन होगा और बाय बर्थ की अपेक्षा है। हम अमेरिका जैसा नहीं, अमेरिका में तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा लिख दिया गया है, अमेरिकी संविधान में यह लिख दिया गया है कि 35 वर्ष ओल्ड होनी चाहिए, मस्ट, उससे अधिक हो जाए। अब तो इसके बाद कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप इसके बाद भी आएंगे, चुनाव लड़ेंगे 75 वर्ष से 80 वर्ष के हो भी जाएंगे तो, लेकिन मिनिमम 35 ईयर वहां लिखा हुआ है, मैक्सिमम नहीं है। अमेरिका वगैरह में तो जज का मैक्सिमम टाइम में नहीं हो, अपनी इच्छा से जितना दिन मन करता है उतना दिन वह न्याय करता है, जाता है। ऐसे उदाहरण है कि अमेरिका के जो जज वगैरह है 75 वर्ष की उम्र से जाना छोड़ दिया और फिर उसके दिमाग में आया तो 82 वर्ष की उम्र में फिर जाकर न्यायालय में गया, छोड़ देगा, उसके बाद भी उतनी फैसिलिटी, सुविधाएं, पेमेंट वगैरह मिलते हैं। इसलिए एक प्रकार का हेल्दी ट्रेडिशन है कि जब वह काम करने योग्य नहीं है तो वह जाना छोड़ देता है, समझे। तो हम अपर एज माने लिमिट नहीं है, लोअर है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति एक तो 35 वर्ष है, और अमेरिकी राष्ट्रपति का बाय बर्थ अमेरिकन होना जरूरी है। यानी आप गए और आप अमेरिका के नागरिक बन गए, नहीं बन सकते हैं आप वहां का राष्ट्रपति। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी हुई है, वाइस प्रेसिडेंट है, आने वाले दिनों में अगर प्रेसिडेंट बने तो अब इंडियन है, वो तो बाय बर्थ अमेरिकन है, उसके पूर्वज भी अमेरिकन है, बाय बर्थ बन सकती है। लेकिन हमारे यहां से कोई व्यक्ति जाए अमेरिकन, कुछ दिनों के बाद हो जाए, लेकिन वह बन नहीं सकता। वहां अमेरिका में लिखा हुआ है, और अमेरिका में यह भी लिखा हुआ है कि उसको 14 वर्ष तक रहनी चाहिए अमेरिका में, और वह 14 वर्ष जो अमेरिका में रहेगी अनियमित हो सकता है, और उस पर आपराधिक मामले नहीं लगे हों या लगे हों, वह खारिज समाप्त हो गए हों, यह सब कंडीशन है। हमारे यहां ये सब है। राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत अधिक लोग, कोई भी आदमी, चूंकि हमारे यहां राजनीतिक अधिकार है, हम मत देने से लेकर और राष्ट्रपति के प्रत्याशी बनने तक का अधिकार रखते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसे भी तो लोग हैं कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए वह खड़े हो जाएंगे। आप लोगों को मालूम होगा समाज में कुछ ऐसे लोग हैं
जिनको अगर सस्ती लोकप्रियता मिलेगी तो हाँ राष्ट्रपति के चुनाव हम खड़े होंगे, उल्टी सीधी बात बोलने लगते हैं। उरी में क्या हुआ, सेना पर हमला हुआ था, कुछ सैनिक हमारे जो सोए थे, जो पाकिस्तानी प्रायोजित गिदरों ने आकर हमारे शेरों को मार दिया, सोए हुए को। वैसी स्थिति में एक विक्षिप्त मनोवृत्ति का यही दानापुर वगैरह का हुआ करता था। उसने क्या किया, कहा कि ठीक है, गंदा शब्द बोलकर कि मरे, सोए हुए थे तो मरे। अरे आदमी है तो 24 घंटा में तो कुछ सोएगा ही। दूसरा रखवाला था, कम था, और वह थोड़ी निगलेंसी हुई, फिर वह भी सब तो मारा गया, मारे गए। तो ऐसे कुछ बोल दिया और पूरी चर्चा में आ गया बिहार में। हालांकि वह जेल की पीछे जेल में गया वह, लेकिन पहले बोल दिया। तो समाज में ऐसे भी लोग हैं कि गंदी और फुहड़ बात बोलकर वह चर्चा में आ जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। यह सब यूट्यूब, मैं ऑनेस्टली बताऊं, यह सब चीजें हम लोग पढ़ा रहे हैं, अभी राष्ट्रपति के पढ़ा रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि हमारे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन जो आप सामने रहती और जैसा इंटरेक्शन होता और मजा आता, हमको भी अच्छा लगता, वैसा नहीं लग रहा है। इसलिए आदमी निर्जीव के रूप में इस ऑनलाइन काम करता है, और कमीशन वगैरह को सजीव ही होनी चाहिए। यानी आप सामने रहते, आप उस पर प्रतिक्रिया देते। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोग जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए राष्ट्रपति का प्रत्याशी बन जाते, इसको रोकना जरूरी था। इसलिए 58 के अंतर का योग्यता की चर्चा, निर्योग्यता की चर्चा की गई, क्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कंडीशन हुआ। कंडीशन यह हुआ कि राष्ट्रपति के प्रत्याशी बनने के लिए 20 पहले था, लेकिन अब राष्ट्रपति के प्रत्याशी बनने के लिए 50 व्यक्तियों के द्वारा नाम का प्रस्तावित करना, नाम को प्रस्तावित करना, और 50 व्यक्तियों के द्वारा नाम को समर्थन करना था। यानी यह 100 व्यक्ति चाहिए। यह 100 व्यक्ति कौन होंगे, स्पष्टीकरण नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो है नहीं, लेकिन रेशनली हम कह सकते हैं कि यह 100 व्यक्ति अनुच्छेद 54 में, आर्टिकल 54 में जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज है, जिसमें ईएमपी प्लस एमएलए हैं, उन्हीं में से यह 100 होना चाहिए। ठीक है, किताब में नहीं लिखी हुई है, लेकिन यह 100 मेंबर हैं, तो इलेक्टोरल कॉलेज से होनी चाहिए। क्लियर हो गया। एक यह कंडीशन, एक कंडीशन तो यह है, यह शर्त है, शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2 जो है, शर्त नंबर 1 है, और शर्त नंबर 2 जो है वह 15,000 रुपया जमानत राशि। यानी जो व्यक्ति प्रत्याशी बनना चाहेगा उसको 15,000 रुपया जमानत राशि रखना होगा। यह चीज प्रावधान इसलिए किया गया ताकि अगंभीर लोग, जो गंभीर नहीं है, जो अगंभीर लोग हैं, वे लोग प्रत्याशी नहीं बने, इसलिए ऐसा किया गया है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया है। यह अब तो यह आप समझ गए, चूंकि यह 100 आदमी यानी 50 जो होंगे वह नाम को प्रपोज करेंगे और 50 उनके नाम का समर्थन करेंगे, और 100 एमपी या एमएलए को मैनेज करना टफ है। अभी बंगाल तृणमूल वाली पैसा लेकर प्रश्न पूछ रही थी, मैं अभी प्रोसीडिंग में है, लेकिन चर्चा में है तो आप लोग भी जानते हैं।
महुआ, मोहित्रा, क्या नाम है, निर्दोष साबित हो सकती है, प्रोसीडिंग में आ गया, लेकिन वह तो दोषी प्रथम नजर में, प्राइमा फेसा फर्स्ट, प्रथम नजर में वह दोषी करार दे रही है। तो पैसा वाला हो सकता है कि 100 आदमी को पैसा वाला बहुत अधिक है, वह पैसा देकर अपना नाम प्रपोज कर लेगा, लेकिन उतना बड़ा होगा, उतना पैसा मैनेज करेगा, तो फिर सब बाकी लोग तो वोट उन 100 से देने से नहीं जीत पाएगा। नंबर 1 रहा। और समर्थ के कुछ दोस्त न गोसाई, अरे पैसे वाले तो चाहें तो 1-1 करोड़ रुपया में 100 करोड़ उनको दे देंगे, और बाकी लोगों को भी जो वोट दे, नाम प्रपोज कराने के लिए 100 करोड़ दे देंगे। और वोट देने के लिए मुखिया के चुनाव में आप लोग देखते हैं व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि सुनने में आता है 70-80 लाख करोड़ रुपया तक खर्चा करके जीतता है, तो पैसा देकर वहां भी जीत सकता है। मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन अब तक हेल्दी होता रहा है, बहुत हेल्दी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक हेल्दी इलेक्शन है। और नाम प्रपोज, इसलिए सब लोग प्रपोज नहीं अपना नाम करा सकते हैं। नंबर 1, जमानत राशि तो 15,000 रुपया कोई खास नहीं है। यहां एक प्रश्न आता है कि कोई भी आदमी प्रत्याशी बन सकता है, लेकिन 15,000 रुपया जमानत राशि जब जमा करने की बारी आती है और मनरेगा में तुम 104 परिवार वाले को 100 दिन की गारंटी की नौकरी देते हो, क्या मनरेगा में काम करने वाला आदमी जिसको 100 दिन मिलेगा, 4 परिवार होगा, सबको लेकर चलेगा, आप 140 रुपया 160 रुपया जो दीजिएगा, उसे वो पैसा 15,000 वह संग्रह करके राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनेगा? फिर भी मैं इसको कहता हूं कि नहीं, एक रखा गया है। 100 आदमी जो इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर है वही होगा, और 15,000 रुपया जमानत राशि, यानी 2 कंडीशन है। और यह कंडीशन इसलिए रखा गया है कि अनुच्छेद 58 के अंतर्गत योग्यता नियोग्यता की जो चर्चा है, उसे अलग यह कंडीशन रख दिया गया है, ताकि राष्ट्रपति के चुनाव गंभीर हो और कम लोग, अच्छे लोग आए और गंभीर लोग खड़ा नहीं होंगे। क्योंकि धरती पकड़ भी कभी खड़ा हो गए थे, जोगिंदर सिंह धरती पकड़, जो अनेक बार हारने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। अगर वैसा नहीं होता तो राखी सावंत वहां चली जाती, मैं खड़ी होंगी, और करके वहां पर वह खड़ी हो जाती, सस्ती लोकप्रियता पाती, या इसी प्रकार का अधदिमागी सब चला जाता। उसको कंट्रोल करने के लिए सब किया गया है। प्रश्न यह है कि यह जो किया गया है, यह कंडीशन, यह किस अनुच्छेद में है, या अनुच्छेद में नहीं है? चलिए बताइए। इतना ही आप लोगों से क्वेश्चन लेंगे। अंजिता बेटा, श्वेता, अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं, बताएं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए 50 नाम का प्रस्तावित करना और 50 का समर्थन करना, यानी 100 चाहिए। मैंने बता दिया कि चलिए इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर हैं, एमएलए, इलेक्टेड एमपी होंगे या एमएलए होंगे, इन्हीं के द्वारा नाम को प्रस्तावित समर्थन किया जाएगा, और 15,000 रुपया जमानत राशि होंगी, यह मैंने बता दिया। यह प्रावधान किताब में पढ़ते हैं, कहीं दिखता है, मिलता है, किस अनुच्छेद में है? फास्ट बोलो बेटा। आमने सामने आप लोग रहते तो अब तुरंत मैं आगे बढ़ता, चेहरे से देख लेता। आप लोग लिखते क्यों नहीं हो कि नहीं समझे सर, आगे बढ़े सर, यह बताएं। 5 आदमी है, और आदमी तो 2 ही आदमी का नाम लिखा हुआ है, हमको देखने भी नहीं आ रहा है बाकी लोगों का नाम क्या है, इसलिए कुछ प्रतिक्रिया दें, इसीलिए सब लोगों का नाम नहीं बोल रहा हूं जो नाम दिखते हैं। फास्ट फास्ट बोलो। किस अनुच्छेद में है बताइए सर। श्वेता दीदी ने लिखा कि बताइए सर। अंजिता दीदी आप बताओ। मैंने बोला है कि पढ़ कर आना होगा, फिर अधूरा आज बढ़ाकर इतना छोड़ता हूं, अधूरा छोड़ूंगा, कल पढ़ कर आइएगा। जितना पढ़िएगा तब मजा आएगा बात समझने में। फास्ट राइट डाउन। नहीं,
नहीं नहीं, 54 में आपने बोला कि 54 में, आप 54 कॉन्स्टिट्यूशन है, आप गूगल से या कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो निकाल कर देख लीजिए, यह प्रोविजन वहां नहीं लिखा हुआ है। श्वेता ने लिखा क्या क्या पढ़ कर आना है बता दीजिए सर। जो आपके पास किताब है, नहीं 58 में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये नहीं है। यानी आपकी शासन व्यवस्था जो संचालित होती है संसद, मैंने पहले बताया था आपको, पहले बताया, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, पहले की वीडियो में मैंने दिया था, बताया था। आपकी शासन व्यवस्था संचालित होती है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है या अन्य चुनाव होते हैं, तमाम बातें अनुच्छेद नहीं लिखी हुई है। निर्वाचन आयोग के लिए भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है, लेकिन क्या आप बताइए कि निर्वाचन आयोग के कार्यों को, सब प्रकार के कार्यों को अलग बताया जाता है, कुछ ऐसी निर्वाचन नियमावली है जो अलग होती है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इस अनुच्छेदगत प्रावधान के अतिरिक्त राष्ट्रपति निर्वाचन नियमावली है और उसके अनुसार यह सब बातें रखी गई है। हमारी संसद प्रक्रिया चलाएंगी, संसद हमारी कार्य करती है, लेकिन आप बेटा जानेंगे कि संसदीय समितियां का कार्यकरण या बहुत सी संसदीय प्रक्रियाएं हैं। व्हाइट पेपर प्रेजेंटेशन अब संविधान में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, कहिएगा कहां से आ गया सर। तो हमारी संसदीय प्रक्रियाएं हैं और संसदीय नियम हैं। बिहार सरकार और भारत सरकार राज्य प्रशासन चल रही है। आप जिस सेवा में कुछ लोग जॉब में काम करते हैं, प्रत्येक सेवा के लिए कोड होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। तो उसी प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव में केवल अनुच्छेद पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो राष्ट्रपति निर्वाचन नियमावली में लिखी हुई है और वह रूल्स रेगुलेशन जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हैं उसमें यह बातें लिखी हुई है। इसलिए आप समझ गए। अंजिता दीदी 56, 54 और 58 बता रही थी, आप लोग समझ गए। कल फिर एक ने, श्वेता ने कहा क्या क्या पढ़कर आए, तो डीडी बसु का पढ़ें और सबसे बेस्ट किताब आप लोग भी बताते हैं मार्केट में, मैं कभी नहीं सकता कि अच्छी किताब नहीं है, लक्ष्मीकांत की किताब। लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ पढ़ाएंगे तभी ना आप लोग कहिएगा कि सर जो है उसके अतिरिक्त पढ़ाते हैं। वास्तव में कहीं नहीं कि किताब में है, लेकिन यह बात कुछ अतिरिक्त है। मैंने आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा है, कई किताबों को पढ़ा है, इसलिए आप क्लास सुनिए। इसी को मैंने कहा कि सभी लोग जब रहेंगे ज़्यादा इंटरेक्शन होगा। बहुत कम लोग आप लोग प्रेजेंट हैं और सब लोग प्रतिक्रिया भी नहीं देते हैं। कल पढ़कर आइएगा। रेस्ट कल मैं पढ़ाऊंगा राष्ट्रपति का इलेक्शन। अगर समय मिल गया तो 3 बजे से आऊंगा, तो लगातार काम 3 घंटा 2.5 घंटा अगर कर दूंगा तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन पूरा करूंगा। अब श्वेता ने लिखा फिर भी कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अरे लक्ष्मीकांत और डीडी बसु की किताब से पढ़कर आओगे। इतनी मैं बात बता रहा हूं, किसी किताब में स्पष्ट अलग अलग करके नहीं दिया गया है। मैं शिक्षक हूं तो मैं समझता हूं कि क्यों उसको एंग्लो इंडियन को नहीं रखा गया, क्यों नॉमिनेटेड को नहीं रखा गया, तो उसका स्पष्टीकरण मैं करता हूं, इसीलिए मेरी उपस्थिति है। मैं कहता भी हूं, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं सर डायरेक्ट ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन मैं जितना इंटरैक्ट आप लोगों के सामने करता वैसा नहीं हो रहा। मैं पूछूंगा भी कि कभी फिगर बच्चे लोगों को दिखाओ, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए वह पढ़कर आइए बेटा और मेरी बात सुनिए। वीडियो फिर इसको देखिएगा, आप लोग एक बार फिर इसको वीडियो को देखिएगा। कल ताजा होकर आइएगा, पढ़कर आइएगा और कल हम लोग राष्ट्रपति का इलेक्शन, अगर मैं आ गया समय से, तो अगर समय मिलेगा तो मैं बता दूंगा सिस्टम को। 3 बजे से लगातार काम करेंगे, तो लगातार हम 2-2.5 घंटा में प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ा देंगे। ऐसे पढ़ाएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। किसी किताब में, एक किताब में खोजिएगा तो सभी बातें नहीं रहती है। फिर भी घबराना नहीं है, मैं जो बातें होंगी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, गॉड ब्लेस यू बेटा। आधा मैंने पढ़ाया और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।